नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्मार्ट प्रेप विद वी में आपका स्वागत है। आज हम आपको फ्रांस की क्रांति के बारे में बताने जा रहे हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। जैसा कि दोस्तों हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व का इतिहास। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले जाके आप उस वीडियो को देखें, आपको एक वर्ल्ड का ओवरव्यू समझ में आएगा, विश्व इतिहास की पृष्ठभूमि आपको समझ में आएगी, तब आपको जाके ये वीडियो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, हम शुरू करते हैं ये वीडियो। जैसा कि दोस्त देख सकते हैं दोस्तों, आप स्क्रीन पे लिखा हुआ है फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789। दोस्तों 1776 में अमेरिका की क्रांति हुई, फिर 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति यूरोप में सबसे पहले हुई, उसके बाद अन्य जगहों पे भी यूरोप में क्रांतियाँ हुई। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम वीडियो। सबसे पहले दोस्तों हम आपको फ्रांस की क्रांति के पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे कि फ्रांस की क्रांति की वजह क्या थी, क्यों फ्रांस की क्रांति हुई। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे इसकी फ्रांस की क्रांति में वहाँ की जो व्यवस्था चली आ रही थी, जो पुरातन व्यवस्था थी, इसको हम बता देते हैं आपको। जो वहाँ की पुरातन व्यवस्था थी, पुरातन व्यवस्था में क्या था दोस्तों? पुरातन व्यवस्था में राजतंत्रशाही थी, निरंकुशवाद था। राजा निरंकुश होते थे, जनता से कर वसूलते थे और बिल्कुल उनको ध्यान नहीं, संवेदनहीन होते थे। और महंगाई, बेरोजगारी, इस तरह की काफ़ी चीज़ें बढ़ी हुई थी। और कुलीन तंत्र या फिर सामंतवादी या फिर धर्म का उनके ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा रहता था, धर्म में जकड़े हुए थे। तो एक कारण तो ये हुआ कि वहाँ की पुरातन व्यवस्था फ्रांस की। फिर देखेंगे कि वहाँ की अर्थव्यवस्था क्या थी, या फिर वहाँ पे वित्तीय संस्थाएं कैसी थी। तो इस सब चीज़ों हम देखने में पाते हैं कि फ्रांस की क्रांति, वहाँ की गरीबी, अमीरी, फ्रांस की क्रांति में कहा जाता है कि वो गरीबी की वजह से नहीं बल्कि अमीरी की वजह से हुई। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपको फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड कुछ कोट्स भी बताएंगे, जो कि एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं कि ये कोटेशन या फिर ये लाइंस किस क्रांति से संबंधित हैं। तो उसको हम आपको वीडियो को लास्ट में बताएंगे, वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा। फ्रांस की क्रांति को समझने से पहले हम उसके कारण के बारे में समझेंगे, उसकी प्रक्रिया क्या थी, उसके प्रभाव क्या थे, उसका स्वरूप क्या था, और लास्ट में हम देखेंगे कि नेपोलियन ने किस तरह से फ्रांस की क्रांति में अपना योगदान दिया। तो दोस्तों जिस तरह से आप देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे, जब आप आएंगे राजनीतिक कारण में, तो राजनीतिक कारण में आप देखेंगे कि वहाँ के अयोग्य शासकों की वजह से इतनी निरंकुशता इतनी निरंकुशता फैल गई थी। तो जैसे ही आप राजनीतिक कारण में आएंगे, हम देखते हैं राजनीतिक कारण में दोस्तों आप देखेंगे कि लुई 14, लुई 14, लुई 15, लुई 16वें, इन तीनों के शासनकाल में ये इस क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार हुई। लुई जो 14 था वो योग्य था, मतलब कि उसने जिस तरह से अपनी व्यवस्था को बनाया हुआ था, दैवी सिद्धांत को उसने दिया हुआ था, खुद को भगवान मान के चलता था या फिर इस तरह से शासन करता था कि वही सब कुछ है। लेकिन उसके बाद के जो शासक आए 1715 में, जैसे लुई 15 आया, फिर 1774 में लुई 16वां आया, तो ये शासक उतने योग्य नहीं थे, ये अयोग्य थे, विलासी थे, इन्हीं दूरदर्शी नहीं थे। तो जैसे देखेंगे कि फ्रांस ने अमेरिका की सप्तवर्षीय युद्ध में भाग लिया सॉरी, वहाँ से फ्रांस को बहुत ज़्यादा वित्तीय नुकसान हुआ। वित्तीय नुकसान होने पर फ्रांस ने अपने यहाँ फ्रांस के राजा क्या करते थे कि वो अपने यहाँ पहले खर्च करते थे, खर्च के हिसाब से आय की बात करते थे। ये नहीं देखते थे कि उनके पास कितने संसाधन है, कितना उनका खर्चा हो सकता है, उसके हिसाब से खर्च नहीं करते थे, बल्कि वो खर्च कर देते थे, उसके बाद आय के साधन ढूंढते थे। आय के साधन में सबसे ज़्यादा क्या करते थे कि किसानों पे, जो थर्ड स्टेट था, उससे कर वसूलते थे सबसे ज़्यादा वो। इस वजह से थर्ड स्टेट बहुत परेशान था, बहुत मतलब कि दुखी था अपने इन राजाओं की वजह से। दूसरा कारण देखते हैं दोस्तों, सामाजिक कारण। सामाजिक कारण और आर्थिक कारण। सामाजिक कारण में आप समझ ही सकते हैं कि जिस तरह से वहाँ 3 स्टेट्स बनाए हुए थे। 3 स्टेट्स में क्या था कि सॉरी 3 स्टेट में, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट सेकंड में तो राजा, कुलीन, पादरी ये सब आते थे, सामंत आते थे। थर्ड स्टेट में आता था करदाता। वहाँ पे क्या होता था कि सामंत लड़ाई लड़ता था, पादरी पूजा करते थे, और थर्ड स्टेट या फिर किसान ये सब थे, ये कर देते थे। तो कर का बोझ इनके ऊपर था, जबकि उपभोग में इनको ज़्यादा अंश नहीं मिल पाता था। तो यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं सामाजिक कारण। उसके बाद हम आते हैं आर्थिक कारण पे।
आर्थिक कारण पे जैसा कि हमने आपको बताया है कि सप्तवर्षीय युद्ध में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, या फिर व्यय के अनुसार आय का निर्धारण किया जाता था, या फिर वहाँ के जो इकोनॉमिस्ट थे उनको दबा के रखा गया, उनकी बातों को नहीं सुना गया, जिसकी वजह से फ्रांस में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा आ गई, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई, जनता आक्रोशित हो उठी। तो दोस्तों इस तरह से देखते हैं। अब आते हैं बौद्धिक या फिर दार्शनिक कारण पे। लोग कहते हैं कि दार्शनिकों की डायरेक्ट भूमिका नहीं थी, सीधे सीधे दार्शनिक ने नहीं प्रभावित किया फ्रांस की क्रांति को। लेकिन आप देखेंगे कि पुनर्जागरण, प्रबोधन काल, इन सब में दार्शनिकों की भूमिका बहुत ज़्यादा थी, और इसी वजह से लोगों में चेतना की भावना आई और लोग अपने अधिकारों को समझने लगे। तो जैसे कि रूसो ने कहा, रूसो बोला कि मनुष्य हमेशा स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हमेशा जंजीरों में जकड़ा हुआ पाया जाता है। तो इससे भी लोगों को अपने अंदर से आया कि बताओ, हम स्वतंत्र पैदा हुए लेकिन जंजीरों में जकड़े हुए पाए गए हैं। तो लोगों में वो चेतना जागृत हुई, और इसी तरह रूसो की वजह से असमानता असमानता पे चोट की गई, लोग समानता की बात करना शुरू कर दिए। तो दोस्तों इस तरह से देखेंगे कि ये बौद्धिक कारण हो गया। अब तक हम देख चुके हैं राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और बौद्धिक कारण। अब हम आते हैं फ्रांस की क्रांति में कि इसके चरण कितने थे, प्रक्रिया क्या थी इसके फ्रांस की क्रांति की। तो सबसे पहले दोस्तों आप देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति 3 चरण में मानी जाती है। जैसे कि सॉरी जैसे 1789 में जब बास्तिल के दुर्ग का पतन हुआ, वहाँ पे राजा ने थर्ड स्टेट को, या फिर मध्य वर्ग जो था, मध्य वर्ग को मतलब अधिकार दिया कि वो अपनी बात रख सकते हैं या फिर वो शासन चलाने के लिए आगे आए। जनता ने, और इतनी आसानी से नहीं दिया, क्योंकि जनता ने, जैसे ही बास्तिल का दुर्ग कहा जाता है कि वो शस्त्रों का भंडार था, वो निरंकुशता का गढ़ था, ये सब था। तो मध्य वर्ग ने क्या किया कि बास्तिल के दुर्ग पे कब्जा कर लिया, आक्रमण कर दिया उस पर। आक्रमण तो नहीं कह सकते हैं, कब्जा ही कह सकते हैं। भीड़ इकट्ठा हुई, भीड़ ने जाके उस पर कब्जा किया और राजा को सरेंडर करना पड़ा। तो 1789 से शुरू होती है फ्रांस की क्रांति। यहाँ से स्टार्टिंग है। फ्रांस की क्रांति 3 चरणों में होती है। सबसे पहला चरण था 1789-1792। फ्रांस की क्रांति के चरण के बारे में हम समझेंगे। चरण 3 चरण थे। फर्स्ट के बारे में देखेंगे 1789 से 1792 के बीच में। सेकंड चरण देखेंगे 1792 से 95 के बीच में। थर्ड देखेंगे 1795 से 1799 तक। दोस्तों इन 3 चरणों में फ्रांस की क्रांति संपूर्ण हुई, पूर्ण हुई। अंतिम में जाकर नेपोलियन ने शासन संभाला। तो यहाँ पे अब देखेंगे आपकी फर्स्ट चरण में क्या था, 89 में जैसे ही मध्य वर्ग ने शासन संभाला, उसने संवैधानिक सभा का निर्माण किया, संविधान बनाना शुरू किया। इस तरह से फ्रांस में आप देखेंगे सबसे पहले यूरोप में फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। यहाँ पे एक व्यवस्थापिका सभा बनाई गई, मताधिकार दिया गया लोगों को। मताधिकार 2 आधारों पर दिया गया, निष्क्रिय आधार पर, सक्रिय आधार पर। शक्ति का पृथक्करण किया गया, धर्म को राज्य से अलग किया गया। मानवाधिकार की बात की गई। मानवाधिकार में संपत्ति के अधिकार को जोड़ा गया, संपत्ति का अधिकार रखना एक मानवाधिकार बनाया गया। और चर्च में इतनी ज़्यादा संपत्ति, चर्च में इतना ज़्यादा निरंकुशता आ गई थी, चर्च ने इतना ज़्यादा लोगों का शोषण कर रखा था, इसने चर्च की संपत्ति को जब्त कर लिया। और पादरियों को एक शपथ दिलवाया, निष्ठा दिलवाया कि आप इस तरह से राज्य में रहेंगे या फिर देश में रहेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, आप निरंकुश नहीं रहेंगे। तो इस तरह देखते हैं दोस्तों कि फ्रांस की क्रांति का यह पहला चरण था। दूसरे और तीसरे चरण में देखेंगे कि इसमें नेपोलियन का दबाव बढ़ता जा रहा था। नेपोलियन की मतलब कि क्या कह सकते हैं, उसकी शक्ति बढ़ती जा रही थी। तो हम आपको नेपोलियन के बारे में ही बताएंगे, लेकिन इसमें हम केवल फ्रांस की क्रांति के बारे में बताएंगे, आपको वहाँ तक ही बताएंगे। हम, अगर आप कहेंगे तो हम नए वीडियो में नेपोलियन के बारे में पूरी एक वीडियो बना देंगे, वहाँ से आप उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि आप थर्ड स्टेट जो था, थर्ड स्टेट का काफ़ी ज़्यादा योगदान था फ्रांस की क्रांति में। यहाँ देखेंगे कि जनसाधारण, थर्ड स्टेट में कौन था, जनसाधारण थे, किसान थे, मजदूर थे, व्यापारी थे, मध्य वर्ग थे जिसमें लेखक, शिक्षक, पत्रकार, वकील, ये सब शामिल होते थे। लेकिन इनके पास कोई अधिकार नहीं था, ये केवल एक करदाता माने जाते थे वहाँ पे। तो इनका शोषण उस पर सबसे ज़्यादा किया गया। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे फ्रांस की क्रांति का प्रभाव क्या हुआ। फ्रांस की क्रांति का प्रभाव आज भी देखने को मिलता है और आगे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ही फ्रांस की क्रांति पूरे यूरोप में सबसे महत्वपूर्ण क्रांति थी।
पूरे यूरोप क्या कह सकते हैं, पूरी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण क्रांति थी। तो आज आइए हम देखते हैं प्रभाव के बारे में। प्रभाव के बारे में आप देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति से आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी, आज हमारे प्रस्तावना में आप देखेंगे कि पाया जाता है कि स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की भावना, ये चीज़ें फ्रांस की क्रांति से ही ली गई हैं, वहीं से इसका उदय हुआ। इसके बाद हम दूसरे नंबर पर देखेंगे लोकतांत्रिक सिद्धांत का विकास। आइए हम आपको इसमें हेडिंग डाल के दिखा देते हैं कि किस तरह से फ्रांस की क्रांति के प्रभाव क्या क्या हुए। सॉरी, प्रभाव हेडिंग डाल देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट नंबर पे, इसको आप चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं, ब्लैक ले लेते हैं पेंसिल के कलर में। देखते हैं स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की भावना। सेकंड नंबर देखते हैं, ये आपका फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है। सेकंड नंबर देखते हैं लोकतांत्रिक सिद्धांत का विकास हुआ। लोकतांत्रिक सिद्धांत का विकास। थर्ड नंबर पे देखते हैं, थर्ड नंबर पे आप देखेंगे सामंतवाद का अंत हुआ। सामंतवाद का वहाँ बहुत ज़्यादा जकड़ जाल था, सामंतवाद से लोग बहुत परेशान थे, संपत्ति पे कब्जा किए हुए थे और खेती किसानी करने में बहुत प्रॉब्लम देते थे, तो सामंतवाद का अंत किया गया। फोर्थ नंबर देखेंगे आप, फोर्थ नंबर में राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। फिफ्थ नंबर पे देखेंगे धर्मनिरपेक्षता की भावना आई, जिसको आप कह सकते हैं धर्म को राज्य से अलग कर दिया गया। धर्मनिरपेक्षता ब्रैकेट में लिख सकते हैं, धर्म को राज्य से अलग। सिक्स नंबर पे आप देख सकते हैं सैन्यवाद का प्रसार हुआ। जैसे ही दोस्तों नेपोलियन आया, नेपोलियन ने सैन्यवाद को बहुत बढ़ावा दिया। वो विश्व विजेता बनना चाहता था, पूरी यूरोप को जीतना चाहता था, उसने महाद्वीपीय व्यवस्था बनाई, उसको जितने यूरोप को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की, इसलिए उसने सैन्यवाद का प्रसार किया। उसके बाद आप देख सकते हैं अधिनायकवाद की शुरुआत हुई। एट्थ नंबर पे देख सकते हैं वहाँ पे समाजवाद आया। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि समाजवाद बहुत इंपॉर्टेंट है। समाजवाद में लोगों ने क्या कहा कि हमें सॉरी, समाजवाद लोगों का कि हमें सरकारी नियंत्रण चाहिए, सरकार हर चीज़ पे कंट्रोल करे, सरकार ही हमें चीज़ों को प्रोवाइड करे, क्योंकि जब पर्सनल होता है, प्राइवेट होता है तो लोग शोषण करते हैं, लोगों के पास संपत्ति जमा होती जाती है, जो कमज़ोर है वो और कमज़ोर होता जाता है, जो गरीब है वो और गरीब होता जाता है। तो लोगों ने कहा कि हमें समाजवाद चाहिए, तो वहाँ से समाजवाद की भी शुरुआत हुई। तो इस तरह से देखते हैं दोस्तों कि इसका प्रभाव आज भी देखा जाता है, हमारे देश में भी देखा जाता है, भारत में भी देखा जाता है और भी देशों में देखा जाता है। तो दोस्तों फ्रांस की क्रांति, इसके बाद फ्रांस की क्रांति जैसे ही 1789 देखेंगे आप, 1789 में नेपोलियन का उदय हुआ। नेपोलियन ने वहाँ के जो डायरेक्टर थे, 5 निदेशक वहाँ बनाए गए थे, निदेशक को भंग किया और खुद काउंसलर बन गया फ्रांस का। फिर उसने शासन करना स्टार्ट किया। लेकिन आप देखेंगे कि एक चरण माना जाता है कि 1799 से 1814 तक, जब तक नेपोलियन का पतन नहीं हुआ। हालांकि नेपोलियन बाद में उतना सक्रिय नहीं रह गया था, लेकिन ये फोर्थ स्टेट माना जाता है कि ये फ्रांस की क्रांति का फोर्थ स्टेट था, फोर्थ स्टेज। तो दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह फ्रांस की क्रांति आई, क्या उसकी राजनीतिक व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था थी। आपको इसको हम एक स्ट्रक्चर में बता देते हैं कि आप इसको कैसे बाद में समझ सकते हैं। इसको आप देखते हैं कि पहले आप इसको पृष्ठभूमि के बारे में समझें, इसकी कि क्या पृष्ठभूमि थी, बैकग्राउंड। आप इसकी पृष्ठभूमि के बारे में समझें। फिर कारण क्या थे फ्रांस के क्रांति के
कारण के बारे में बताएं, फिर उसकी प्रक्रिया या स्टेज के बारे में बताएं, उसके बाद उसके प्रभाव के बारे में बताएं, क्या प्रभाव हुए फ्रांस की क्रांति के, उसके स्वरूप के बारे में बताएं कि क्या वो उसका स्वरूप था, मध्यवर्गीय स्वरूप था या फिर किस तरह का स्वरूप था। हालांकि फ्रांस की क्रांति मध्यवर्गीय स्वरूप लिए हुई थी, क्योंकि मध्य वर्ग का फ्रांस की क्रांति में बहुत ज़्यादा योगदान था। फ्रांस की क्रांति में मध्य वर्ग ने अपनी सारी भूमिका निभाई, क्योंकि उसी को सबसे ज़्यादा शोषण हो रहा था। और इसीलिए कहा जाता है कि फ्रांस की क्रांति गरीबी नहीं अमीरी की वजह से, क्योंकि फ्रांस की क्रांति में देखते हैं मध्य वर्ग एक हद तक संपन्न था लेकिन उसके पास अधिकार नहीं थे, तो वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा था। यहाँ गरीबी की उतनी बात नहीं थी जितना कि संपन्नता की बात थी। मध्य वर्ग अपनी संपन्नता की वजह से अपने अधिकार को प्राप्त करना चाहता था, इसलिए उसने क्रांति की ओर बढ़ाया, फिर क्रांति को पाने की कोशिश की, क्रांति को उसने आगे बढ़ाया। तो आप ये देख सकते हैं स्वरूप। उसके बाद आप देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति के बाद फिर नेपोलियन का चरण आता है। नेपोलियन ने भी फ्रांस की क्रांति में काफ़ी योगदान दिया और वो युद्ध करता रहा और अंतिम में आके उसने डायरेक्टरी को भंग कर दिया। तो इस तरह से देखते हैं दोस्तों, जैसे कि आप इनके बारे में समझेंगे तो हम आपको अगर इसमें कहें तो और भी हम आपको थोड़ा डिटेल कर देते हैं। जैसे कि पृष्ठभूमि में भी हम आपको कुछ हेडिंग्स बता देते हैं। ये आप देखेंगे हम समराइज कर रहे हैं वीडियो को। अब ये हमने शॉर्ट में बनाया है। अगर आपको चाहिए कि फ्रांस की क्रांति के बारे में और डिटेल में बनाए तो हम हर हेडिंग को और डिटेल कर देंगे और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाएंगे। अभी ये फ्रांस की क्रांति का ओवरव्यू है कि आपको एक ऊपर की समझ हो जाए फ्रांस की क्रांति के बारे में। जैसे कि हम देखते हैं कि अब पृष्ठभूमि के बारे में देखेंगे। हम कलर चेंज कर लेते हैं इसका, यहाँ पे ब्लू कलर ले लेते हैं, जैसे कि आपको कॉपी और पेन की फीलिंग्स आए। सॉरी। पृष्ठभूमि में आप देख सकते हैं, पहले तो आप डाल सकते हैं यूरोप में वहाँ की पुरातन व्यवस्था जो थी। उसके बाद आप सेकंड नंबर पे देख सकते हैं निरंकुश राजतंत्र। सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं निरंकुश राजतंत्र। थर्ड नंबर पे आप देख सकते हैं सामंतवाद या कुलीनवाद जो वहाँ पर था। ये सब दोस्तों पृष्ठभूमि थे, उसके बैकग्राउंड थे फ्रांस की क्रांति के। कुलीनवाद। फोर्थ नंबर पे आप देख सकते हैं चर्च व्यवस्था जो वहाँ थी। चर्च व्यवस्था के बारे में तो भगवान ने कहा, वॉल्टेयर ने कहा कि भगवान न तो मंदिर में है न तो चर्च में है। मंदिर तो नहीं बोला उसने, चर्च बोला। चर्च में नहीं है, भगवान है तो लोगों के अंदर भगवान है। लोग चर्च में भगवान ढूंढना बंद करें, और पादरियों से बचाने की कोशिश की वॉल्टेयर ने। फिफ्थ नंबर पे आप देख सकते हैं कि वहाँ कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। सिक्स नंबर पे देख सकते हैं वहाँ की वित्तीय संस्थाएं या फिर वित्तीय समस्याएं। दोस्तों ये थी पृष्ठभूमि। अगर आप आगे देखेंगे इसमें कि फ्रांस की, अब आते हैं फ्रांस के कारण में। जैसे आप इसको देख लिए, अब इसके बाद हम देखते हैं कारण क्या थे फ्रांस की क्रांति के। अब दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि कारण में क्या था, जैसे राजनीतिक दशा थी या फिर राजतंत्रशाही थी। ये राजनीतिक दशा में क्या था कि अब ये कहा जाता है कि वहाँ की जो रानी थी लुई 16वां, इसमें कहा गया कि उसकी पत्नी ही सब कुछ देखती थी। मतलब कि लुई 16वां की पत्नी के बारे में बोला गया। एक बार कहा जाता है कि वहाँ की महारानी निकली तो लोग सड़क पे रोटी मांग रहे थे, तो महारानी ने कहा कि ये क्या हो रहा है, क्यों इतना ये लोग परेशान कर रहे हैं। तो बताया कि ये रोटी मांग रहे हैं। तो महारानी ने कहा कि भाई रोटी नहीं है तो इनको ब्रेड दे दो, केक दे दो। इतना असंवेदनशील शासन चल रहा था उस समय कि उनको जनता की गरीबी के बारे में, जनता के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था।
तो यहाँ पे देखेंगे कि आप राजनीतिक दशा बहुत ही खराब थी। इसके बाद आप देखेंगे राजनीतिक दशा में आप पॉइंट दे सकते हैं। वैसे दैवीय सिद्धांत पर आधारित थी, राजा की इच्छा पर ही कानून था, राजतंत्र संवेदनशील था, जन कठिनाइयों के प्रति बिल्कुल भी सजग नहीं थे। जनता का बिल्कुल असंतोष इसी वजह से जग गया कि किस तरीके से जनता के प्रति असंतोष जग गया और जनता ने वहाँ पे विद्रोह कर दिया और इस तरह से क्रांति का उदय हुआ। सामाजिक दशा का अगर हम हेडिंग डालेंगे, अगर कहें तो हम इसके बारे में बता दें, लेकिन लिख देते हैं इसमें निरंकुश राजतंत्र, दैवीय सिद्धांत की भावना, दैवीय सिद्धांत की भावना और राजतंत्र का संवेदनशील होना। और भी पॉइंट्स हो सकते हैं उसको आगे भी हम देख लेंगे, अगर आप कहेंगे तो और भी बता देंगे। इसके बाद आते हैं सामाजिक दशा में। अब यहाँ सामाजिक दशा के बारे में देखेंगे। सामाजिक दशा में दोस्तों वहाँ पे फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, 3 स्टेट थी वहाँ पे। फर्स्ट स्टेट में पादरी और कुलीन, बता देते हैं आपको। फर्स्ट स्टेट में क्या थे? पादरी थे। सेकंड स्टेट में कुलीन थे, सामंत थे। थर्ड स्टेट में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जनसाधारण थे। जनसाधारण, फिर उसमें किसान, मजदूर, लेखक, वकील और ये सब आ जाते हैं। इसको आप समझ जाएंगे, लिख लेंगे। तो इस तरह से देखते हैं कि हम फ्रांस की क्रांति की सामाजिक दशा क्या थी, राजनीतिक दशा क्या थी। आर्थिक दशा में आप देखेंगे कि आर्थिक दशा इतनी ख़राब क्यों हो गई फ्रांस की, कि लोगों को रोड पे उतरना पड़ा, सड़कों पे उतरना पड़ा, विद्रोह करना पड़ा। फ्रांस में क्या था कि युद्ध व्यय बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। वहाँ के राजकीय खर्च भी बहुत ज़्यादा था। वहाँ राजा विलासी थे, बहुत ज़्यादा खर्च करते थे, व्यय करते थे और उसका पूरा बोझ किस पर जाता था? जनता पर जाता था, थर्ड स्टेट पर जाता था। वहाँ मैंने पहले ही बताया आपको, आय के अनुसार व्यय करते थे। व्यय के अनुसार आय नहीं था, आय के अनुसार उनका व्यय नहीं होता था, व्यय के अनुसार वो आय मतलब इकट्ठा करने की कोशिश करते थे। तो इस तरह दोस्तों फ्रांस में क्रांति के कारण हो सकते हैं। और सॉरी, और आप अगर देखना चाहें, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मैं कुछ आपको इसके कोटेशंस के बारे में बताएंगे, तो हम आपको कुछ कोटेशन के बारे में बता देते हैं। कोटेशन में आप पहला देखेंगे कि पहला तो आप यही कह सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति गरीबी नहीं, अमीरी की वजह से हुई। दूसरा ये कह सकते हैं कि फ्रांस में पादरी पूजा करता है, सामंत लड़ाई करता है और किसान मजदूर ये सब कर देते हैं। तो दोस्तों, और रूसों ने भी अपना स्टेटमेंट दिया कि मनुष्य हमेशा स्वतंत्र पैदा होता है, जंजीरों में जकड़ा हुआ पाया जाता है। इसके बाद वॉल्टेयर ने भी कहा कि भगवान कहीं नहीं है, भगवान सबके अंदर हैं, तो बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से देखते हैं दोस्तों कि फ्रांस की क्रांति के इतने एस्पेक्ट्स थे जिसमें आप समझ सकते हैं फ्रांस की क्रांति क्यों, कहाँ, कब, कैसे हुई। अब थोड़ा सा नेपोलियन के बारे में जान लेते हैं चलते चलते कि नेपोलियन का किस तरह से योगदान था, नेपोलियन ने क्या किया उसमें। तो देखेंगे दोस्तों कि नेपोलियन एक योद्धा था सॉरी, नेपोलियन योद्धा था और वो पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। लेकिन उसने एकदम से शुरुआत नहीं की, उसने धीरे धीरे शुरुआत की, धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाता गया, अपने पावर को बढ़ाता गया। और एक टाइम ऐसा आया कि उसको मौका मिल गया। मौका कैसे मिल गया? फ्रांस में जो निरंकुश राजतंत्र था, डायरेक्टरी थी। अब डायरेक्टरी में आप ये देखते हैं कि जैसे कि फ्रांस में संवैधानिक तंत्र का विकास तो हुआ, लेकिन इसने क्या किया कि ज़्यादा मतलब कि जिस तरीके से क्रांति होनी चाहिए थी उस तरीके से क्रांति में सुधार नहीं किए, बीच बीच का सुधार लिए। तो क्रांति ज़्यादा सफल होती हुई नहीं दिखाई दी। इसी में नेपोलियन के उदय की परिस्थितियाँ छिपी हुई थी। तो देखते हैं कि नेपोलियन क्यों आया, क्योंकि अभी तक पूरी तरह से राजशाही का अंत नहीं हुआ था। संविधान सभा चल रही थी, राजा भी था, सब कुछ थे।
नेपोलियन ने आके डायरेक्टरी का भंग किया और राजा का भी अंत किया और इस तरह निरंकुश राजतंत्र का खत्म हुआ। लेकिन नेपोलियन ने भी ख़त्म तो किया, लेकिन नेपोलियन ने फिर अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया। फिर से वो तानाशाही वाली बात आने लगी। फिर से उसने पादरियों को सम्मान देना शुरू कर दिया। फिर से उसने चर्च की व्यवस्था को बहाल कर दिया। फिर से सामंत कुलीन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गए। सामंत कुलीन तो नहीं कह सकते बढ़ना शुरू हो गए, क्योंकि वो तो खुद ही निरंकुश था, खुद ही तानाशाह था। लेकिन ये था कि फिर से इसी तरह की बातें शुरू होनी मतलब स्टार्ट हो गई। आइए थोड़ा सा नेपोलियन के सुधार के बारे में जान लेते हैं। नेपोलियन ने काफ़ी कुछ सुधार किया, आज भी वैलिड हैं, आज भी लोग उसके बारे में जानते हैं, आज भी वो सुधार हमारे यहाँ चल रहे हैं। तो नेपोलियन के सुधारों में सबसे पहले क्या था कि उसने सॉरी उसने केंद्रीकरण पे बल दिया कि इतना ज़्यादा वो नहीं रहेगा कि हर हाथ में सत्ता हो, सबके पास इतनी स्वतंत्रता हो कि वो अपने तरीके से करे। उसने शासन चलाने के लिए केंद्रीकरण का सहारा लिया। केंद्रीकरण के लिए उसमें स्थानीय स्तर पर एवं नगरों में कमांडर, मेयर ये सब नियुक्त करना शुरू कर दिए। नेपोलियन ने क्या किया, फ्रांस में बैंकों की स्थापना की, राष्ट्रीय बैंकों की स्थापना की। सट्टेबाजी पर रोक लगा दिया, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने की कोशिश की, सड़क और नहर का निर्माण कराना शुरू किया। बेरोजगारी को दूर करने के लिए उसने रोजगार के नए नए व्यवस्था की, जैसे सड़क या फिर नहरों का निर्माण हो रहा है या फिर बैंकों में रोजगार मिल रहा है लोगों को। उसने अपनी महाद्वीपीय व्यवस्था को लागू करने की कोशिश की, दुनिया पर राज करने की कोशिश की। नेपोलियन ने शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार किया। उसने क्या किया कि पाठ्यक्रम में एक समान पाठ्यक्रम करने की कोशिश की। सैनिक शिक्षा पर उसने खास जोर दिया। उसने नारी शिक्षा को उतना प्रोत्साहित नहीं किया, लेकिन सैनिक शिक्षा को उसने बहुत ज़्यादा जोर दिया। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, धार्मिक क्षेत्र में आते हैं नेपोलियन के सुधार के बारे में। नेपोलियन ने पोप के शासन को फिर से बहाल करने की कोशिश की। कैथोलिक में फिर से ईसाई धर्म को उसने राजधर्म घोषित कर दिया। इसके बाद नेपोलियन ने क्या किया, कानून के निर्माण में भी उल्लेखनीय योगदान दिया। नेपोलियन ने नेपोलियन कोड के नाम से एक संहिता बनाई और उसमें सबके लिए समान कानून की व्यवस्था की। उसने नागरिक विवाह, तलाक को भी मान्यता देना शुरू किया। इस तरह हम देखते हैं कि नेपोलियन ने एक विधि संहिता का निर्माण किया। विधि संहिता का निर्माण जो कि आज भी उसकी विधि संहिता इतनी की चल रही है। इस तरह नेपोलियन को आज का आधुनिक जस्टिनियन कहा जाता है। नेपोलियन ने नेपोलियन कोड बना के एक उल्लेखनीय काम किया था उस टाइम पे, जो कि आज भी पूरी तरह से अप्रासंगिक नहीं है। काफ़ी कुछ उससे सीखा जा सकता है। तो दोस्तों, ये था नेपोलियन के बारे में कुछ खास जानकारी। अगर आप कहेंगे तो हम आपको नेपोलियन के बारे में एक अलग से वीडियो बना देंगे। नेपोलियन ने बहुत काम किया है, नेपोलियन का बहुत बैकग्राउंड है, नेपोलियन के बारे में एक वीडियो बन सकता है। अगर आप कहेंगे तो हम उसके बारे में वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ गलती समझ में आ रही हो या फिर कुछ कमी हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो हम आगे भी अमेरिका की क्रांति के बारे में, रूस की क्रांति के बारे में, इंग्लैंड की क्रांति के बारे में भी और भी वीडियो बना सकते हैं। तो दोस्तों, फ्रांस की क्रांति के बारे में फ़िलहाल इतना ही। जाते जाते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि अगर हम आगे भी वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले जानकारी मिले, आप उस वीडियो का यूज़ कर सकें, फ़ायदा उठा सकें। जय हिंद।